हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में सबसे पहले बात करेंगे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, जिसकी गूंज आज पार्लियामेंट हाउस में भी सुनाई दी गई। किसने क्या कहा और आगे क्या होगा तफसील से बताएंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे एबटाबाद में एक कत्ल की, एक भयानक कत्ल की। एक नौजवान खातून डॉक्टर को बेदर्दी से कत्ल किया गया। क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे। आइए बातचीत का आगाज करते हैं। एजाज कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं आसिफ, आप खरीद से? तो यार उस दिन आपने वो क्या खबर दी, वो नोटिफिकेशन वाली भाई, वो क्या आसिफ खबर थी? बहुत अच्छा आपने सवाल किया और मैं आपका मशकूर हूं कि आपने ये सवाल कर दिया। आसिफ उस दिन DG बल्कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की नोटिफिकेशन का सारी दुनिया को इंतज़ार था। इस नोटिफिकेशन के बारे में हमारी मैनेजमेंट के पास एक ख़बर आई और आपको पता है कि बाज़ औक़ात मैनेजमेंट मुख्तलिफ रिपोर्टर्स की ड्यूटी लगाती है कि उनके पास अगर कोई एविडेंस हो तो वो कहती है कि ये, चूँकि वो ख़ुद बाज़ औक़ात नहीं आ पाते, तो वो कहते हैं कि आप ये स्टोरी पढ़ दें। तो मुझे भी हमारे एक जो टॉप मैनेजर है, न्यूज़ मैनेजर, उन्होंने मुझे कहा कि ये न्यूज़ पढ़ दें। बल्कि मैंने उन्हें कहा कि मुझे तो अभी ये नोटिफिकेशन तो पढ़ने दें, मैं ये ना हो कि गलत हो जाए, तस्दीक करवा लिए। बल्कि सारे न्यूज़ रूम के सामने बात हुई तो बताया गया, उनको भी कोई मिसकम्युनिकेशन हुई थी गवर्नमेंट साइड से। उन्होंने कहा जी ये कंफर्म हो गया है, ये नोटिफिकेशन हो गया है, आप पढ़ दें। अब सूरत हाल ये है कि टेलीफोन आ गया है और फॉर द फर्स्ट टाइम मैं इस तरह हुआ कि मैंने टेलीफोन उठाया और मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा और वो लाइव में पढ़ रहा हूँ। तो मुझे उसमें कंटेंट में उसी वक्त पता लगा कि ये तो झोल है, और उसी वक्त उसी जगह पे हमने पॉइंट आउट कर दिया कि ये गलत है और ये नोटिफिकेशन जो नशर हुआ है, नोटिफिकेशन गलत है। अच्छा, नोटिफिकेशन दो तीन चीजें हैं ना, देखिए, एक तो उस जो फेक नोटिफिकेशन था उसके नीचे सदर और वजीर आजम दोनों के दस्तखत थे। ऐसे ही और अमूमन आपको पता है कि वजीर आजम समरी भेजता होता नहीं इस तरह। हाँ, ऐसा होता नहीं। तो वो आपको भी क्लिक हुआ होगा। मुझे एग्जैक्टली क्लिक हुआ, इसीलिए तो उसी वक्त पॉइंट आउट कर दिया हमने। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि एक तो होता है ना कि हम न्यूज़ बिजनेस में हैं, हम ढाई दहाइयों से, मैं हूँ ऑलमोस्ट इतने टाइम से ही आप भी हैं, तो हमें खबर सम टाइम किसी रिपोर्टर को खबर परसीव करने में, मालूमात आखज़ करने में या उसको समझने में कोई गलती लग सकती है। ऐसे ही, या कभी हमारे सोर्स को भी वो गलती लग सकती है और खबर गलत हो सकती है। लेकिन ये तो बाय डिजाइन नहीं कोई गलती कराएगी जिसमें एक फेक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूं, ये डॉक्यूमेंट किसी ने तो बनाया होगा। जी जी जी। और जब वो आप टीवी पे दे रहे थे तो क्रेडिबिलिटी तो आपकी खराब है, हमारा नुकसान होता है। और आसिफ मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया में लाइन रिपोर्टर्स जो बेहतरीन बड़ी खबर देते हैं, उनसे मुतअद्दिद बार गलतियां होती हैं और वो फौरी पॉइंट आउट करते हैं। उनका अपॉलॉजी वाले जाके सेक्शन पढ़ लें। न्यूयॉर्क टाइम्स से बड़ा तो कोई इदारा नहीं है। आप काम करते हैं, देखें CNN से बड़ा आपसे तो ये है ना कि हमेशा गलती उनसे होती है जो काम करते हैं। अगर आप काम ही नहीं कर रहे तो आपसे गलती भी नहीं होगी। आपके क्रेडिट पे बड़ी खबरें भी हैं। हैरत मुझे, क्योंकि उसी वक्त मुझे भी फ़ोन आने शुरू हो गए और मुझे तो पता भी नहीं था कि आपने खबर क्या दी, क्योंकि मेरा उस दिन शो नहीं था आपके साथ और मैं किसी जगह पे बैठा हुआ था। तो मुझे किसी ने कहा कि जी एजाज साहब ने ये खबर दी है तो ये गलत। मैंने कहा जी कौन सी खबर है? तो मैं अभी वो चेक ही कर रहा था कि मुझे वो जियो का वो क्लिप आ गया जिसमें वो वजाहत की गई थी और उसके ऊपर एक्सक्यूज़ किया गया था कि खबर गलत थी, नोटिफिकेशन गलत। हाँ, नोटिफिकेशन जो है वो जो था वो फेक है, जो नशर हुआ वो दुरुस्त नहीं। तो अच्छा, उसके बाद मैंने ये देखा कि वो सारा जो था सोशल मीडिया पे इधर उधर, क्योंकि देखें आप कोई ऐसे कोई अभी कोई इतने कोई नए भी नहीं है, कोई इतने मिड कैरियर भी नहीं है 20-25 साल कि आप कोई कच्ची पक्की खबरें फोड़ के आप एस्टेब्लिश होंगे। तो मुझे भी बड़ी हैरत हुई। लेकिन मेरा इसमें एक टेक है एजाज के, वो ये है कि अगर ये मैनेजमेंट की खबर थी तो मेरा ख्याल है कि जिन साहब ने भी आपको दी थी उनकी फिर इखलाकी जिम्मेदारी थी कि कम से कम वो एक ट्वीट कर देते कि ये गलती उनसे हुई है। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूं। देखें, हमारे जो मीडिया मैनेजर्स हैं हमें बड़ा अच्छा गाइड भी करते हैं, कोई शक नहीं, और उनकी गाइडेंस हमेशा हमें नए पहलू चीज़ों के दिखाती है। गलती उनसे भी हो सकती, गलती हमसे भी होती हैं, हमसे होती हैं तो हम उन्हीं को बताते हैं कि सर ये हमसे गलती होगी, तो वो भी खुले दिल से इसको नहीं। मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होता कि वो एक ट्वीट में अगर बताते ना कि ये किसी ने उन को गलत चीज़ भेजी थी, तो वो ज़्यादा अच्छा होता कि आपके ऊपर जितना वो सारा प्रेशर आया शायद वो
और डिवाइड भी हो जाता है, और इससे हमेशा कद काट बढ़ता है इंसान का। जी जी। कि अगर आप अपनी गलती जो अगर हो जाए और उसे तस्लीम कर लें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। न्यूज़ बिजनेस में गलती हो या किसी भी बिजनेस में गलती जो है वो आपसे होती है। आसिफ, आई शेयर दी सेम सेंटिमेंट्स। उनकी अपनी को कंपल्शन होगी, आई थिंक सो कि शायद कोई स्टेटमेंट या कोई स्टोरी वगैरह आएगी किसी जगह पे, मुझे एज आई एम टोल्ड, लेकिन आई शेयर द सेम सेंटिमेंट्स कि ऐसा होना चाहिए था। आई एग्री विद यू। लेकिन एट द सेम टाइम मैं यानी कि चूँकि हम आपस में जो गुफ्तगू करते हैं और हमें जो देखने वाले हैं वो हम पे ट्रस्ट करते हैं, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये याद रखिए कि यहाँ पर लोग झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर गायब हो जाते हैं, कभी उसके ऊपर वजाहत भी नहीं करते। हम खुद अपने आप को इसलिए पेश करते हैं क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम आपको जवाबदेह हैं। तबसरों और तज्जियों में कुछ चीज़ें बैलेंस कर सकते हैं। तबसरों और तज्जियों में शायद कोई बाइस भी हो सकता है, हाँ, ठीक बात उसमें कोई कमी बेशी भी हो सकती है, लेकिन फैक्ट्स तो स्ट्रेट होने चाहिए ना। फैक्ट्स हम चेंज नहीं कर सकते। और इसीलिए मसलन अगर एक जगह पे फायरिंग हो रही है जी, तो मैं उसे बैलेंस करने के लिए ये तो नहीं कह सकता कि क्रॉस फायरिंग, मैं तो यही कहूँगा फायर हो रहा है। बिल्कुल ठीक। तो तबसरे में होता है कि कोई गुंजाइश होती है कि आप जब बाकी पिछले स्टैट्स बताते हैं तो कई दफ़ा कोई वाक़या छोटा या बड़ा लगता है तबसरे के अंदर, लेकिन जो फैक्ट्स होते हैं वो सहाफ़ी के सही होने चाहिए और होते हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। जियो न्यूज़ के फैक्ट्स जो हैं वो भी हमेशा हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा चेक्स हैं जो जी, जी, जो, जी। जो इसको देखते हैं। अच्छा, पर गलती, हाँ, मैं एक दो बातें ज़रूर कहूँगा क्योंकि मुझे यानी कि इसका जिसे कहते हैं दुख तो मुझे है ना। आसिफ, मैं एक बात ये कहूँगा कि हमारे यहाँ मुल्क में इतना गलत रिपोर्ट किया गया लाल मस्जिद के दौरान। आप खुद रिपोर्ट करते रहे, आपको पता है टीवी चैनल्स के बाद बहुत बड़े बड़े एंकर्स ने क्या रिपोर्ट किया गया, क्या किया, कभी किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। यहाँ पर आपको पता है लाल मस्जिद ऑपरेशन में होने की एक बहुत बड़ी वजह मीडिया है, किसी दिन उस पर बात होगी, लेकिन किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। हम तो इस प्लेटफॉर्म पे वो रवायत पैदा करते हैं जो किसी ने नहीं की, कि अगर हमसे कोई गलती हुई तो हम ज़रूर बयान करते हैं। 25 इयर्स के जो जर्नलिज्म है उसमें ट्रंप की न्यूज़ हमने दी जिसके ऊपर हमने पब्लिकली अपॉलॉजी की कि यार ये मालूमात यूँ नहीं है, ये यूँ है, या ये इस दफ़ा हुआ 25 साल में 2 दफ़ा। तो मेरे ख्याल में बॉलर जो है रोज़ाना जो 6 गेंदें करवाता है, रोज़ाना 10 ओवर करवाता है, उससे भी बाज़ का छक्के लग जाते हैं। वो लाजमी नहीं होता कि वो हर गेंद पे ही वो विकेट करे। और हम इसलिए अपने आप को जवाबदेह होते हैं हमारे देखने वालों को कि हम अपनी बात में वज़न कायम रखें, हम बिल्ड करें, ट्रस्ट जो है उनका कायम रहे, उन्हें पता हो कि अगर हमसे कभी भी कोई गलती हो तो हम बताएंगे और खुले दिल से अपना एतराफ़ करेंगे। तो मेरे ख्याल में यही है मेरी तरफ से। तो इससे अहम खबर है आपके पास, DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने अभी 3 रोज़ कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी सख्त ज़ुबान उसमें इस्तेमाल की गई है, बड़ा सख्त लहजा इस्तेमाल किया गया है। और मैं अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा कि बड़ी मुतनाज़ा बातें वहाँ पर हुई हैं। एक तो हमारे जर्नलिस्ट भी वहाँ पर बैठे थे, मैं नहीं कहूँगा कि एक आध से अलावा किसी ने कोई जानदार सवाल भी किया हो। दूसरा, वो जो बातें हुई बड़ी सख्त हुई हैं, उनकी गूंज आज पार्लियामेंट में दी गई। आप वहाँ पर मौजूद थे, क्या हुआ? हाँ एजाज़, देखें आपने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज हमारा पहला शो है, तो सबसे पहले तो ये कि मुझे तो ख़ुद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। किसी भी सियासी जमातों से जब फ़र्का फटा होता है या उनके ख़िलाफ़ कोई इक़दाम होते हैं तो वो दुखे हुए होते हैं। और माजी में भी पीपल्स पार्टी देख लें, पीपल्स पार्टी ने क्या कुछ नहीं किया था। जब उनके लीडर का अदालती कत्ल किया गया तो उन्होंने तो एक मुसल्लह जदोजहद भी शुरू कर दी थी, ठीक है, जो तंजीम बनाई गई थी जिसके तहत जहाज़ अगवा किए गए, जिसके तहत, और तो लोगों में एक एग्रेशन होता है। मुस्लिम लीग नून को जब ये जो उस वक्त नामालूम अफराद और महकमा ज़राअत और ये सारा कुछ जो था और RTS बैठा, तो उसके बाद नून लीग का वर्कर क्या करता था और लीडर्स क्या कहते थे, वो सारा कुछ भी रिकॉर्ड पे है। मुस्लिम लीग नून ने और उसके बहुत सारे लीडरों ने वो नारे भी लगाए जो कि हम यहाँ नहीं बता सकते। ठीक है, उनकी FIR दर्ज है इस्लामाबाद में, पिंडी कचहरी चौक में, सारा कुछ सिविल लाइन थाने में दर्ज है, मुकदमा ऐसे ही। किसी को इतराज़ हुआ तो हम फिर वो उसकी FIR की कापियाँ दिखा देंगे। ऐसे मैं ये कतई नहीं कह रहा कि जो है कोई सियासी जमात जो है वो आर्मी चीफ को या फील्ड मार्शल को की ज़ात के ऊपर अटैक करना वो जायज़ है, मैं ये बात कतई नहीं कह रहा।
लेकिन जब सियासी जमातें ये फील करती हैं कि हमारे साथ जो है ज्यादती हो रही है तो उनके रवैये चेंज हो जाते हैं। लेकिन DGSPR ने अपने गुस्से के अल्फाज इजहार के लिए जो अल्फाज चुने, मुझे उनके ऊपर भी बड़ा शदीद एतराज़। ज़ाहिर है। तुम्हारा तारुफ क्या है, तुम होते कौन हो? तो किसी पाकिस्तानी शहरी से जो नादरा कार्ड होल्डर है, कोई भी आम शहरी, वो वही है कि जिसके पैसों से तनख्वाहें मिलती हैं सबको, उसका तारुफ आप इस तरह नहीं पूछ सकते। ये वही लोग हैं जो टैक्स देते हैं तो सरकारी मुलाजमों को तनख्वाह मिलती है, चाहे वो वर्दी वाले हों, चाहे वो वर्दी के बगैर हों, और वो चाहे किसी भी ग्रेड के लोग हों। आसिफ, और हम किसी से कितना भी इख्तलाफ करें, इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म है इस मुल्क ऐसे के। तमाम लोग जो पाकिस्तान के शहरी हैं, उनसे कोई सरकारी मुलाजिम इस लहजे में बात नहीं कर सकता। फिर सियासी लोग जिन्हें किस पाकिस्तान के शहरियों ने वोट दिया हो, चाहे वो कोई कल्ट है या जो भी है, वो आप ही का पैदा करदा है। उनके नफ्सियाती मसाइल उस वक्त भी थे जब उनके बयानात आपको अच्छे लगते थे, उस वक्त वो उन लोगों के खिलाफ देते थे जिस वक्त आपका वर्का जिनसे फटा हुआ था, उनके खिलाफ भी वो वही लैंग्वेज, ये ओए तोए की लैंग्वेज जब शुरू की गई थी तो इस पर आप खुश होते थे। ये आपने जो मुतारिफ कराई तीसरी जमात, तो इसके जो बयानिया है इस पर आप लोग खुश होते थे। तो अब आप इतना गुस्से का इजहार अगर करेंगे तो आपको अपने लेवल से अब नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारी वर्दी से बड़ी तवक्कुआत हैं। हम बावर्दी लोगों से ज़्यादा ग्रेस की तवक्को रखते हैं, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के सियासी माहौल में एक तलातम बर्पा कर दिया और इसकी गूंज कई टाइम तक जाएगी। तो आज इजलास में भी इसके ऊपर बात हुई और बैरिस्टर गौर ने कहा जी कि हमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं इस पर मैं बड़ी तशवीश, हालांकि वो आपको पता है कि माइल्ड आदमी है, सॉफ्ट बात करने वाले हैं PTI के अंदर। तो उन्होंने ये कहा कि हमें इस पर बड़ी तशवीश है, माइनस की बातें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब ये माइनस की जो बात है, देखें DGSPR ने तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सो की, लेकिन मुझे फैसल वावडा पे बड़ा हैरत भी होती है और मुझे बड़ा अफसोस भी होता है। मेरा ख्याल है उनसे पूछा जा सकता है कि हुई सी, वो किसी सियासी जमात के बंदे नहीं है और सारी जमातें उनकी हिमायत भी करती हैं। ताकतवर लोगों के भी वो कोई नोटिफाई बंदे नहीं है, तर्जुमान नहीं है। ठीक, उनसे पूछा जाना चाहिए कि हु इज ही, हु इज ही, हु इज ही, क्या उसका तारुफ है। आपको अगर कोई बैकिंग है कहीं से और आप उछल कूद करते हैं और कहते हैं बस बस बस, मुझे बड़ी उनके लहजे से बड़ी बू आई, फिरौनियत की, तकब्बुर की, रऊनत की, कि माइनस ना माना एक तो फिर सारे माइनस हो जाएंगे। आज पार्लियामेंट में बात हुई है। नहीं, ये कल शहजाद इकबाल साहब के शो में उन्होंने कहा, उन्होंने कहा जी -1 जो नहीं मानेगा फिर पूरी जमात माइनस हो जाएगी, अब रगड़ा देंगे, अब ऐसी की तैसी होगी। ये इस तरह की जो बातें हैं, ये मैं देखता हूँ किसी इलाके में कोई ताकतवर SHO आ जाए ना, तो उसके जो आगे पीछे कोई होते हैं ना छोटे मोटे टाउट्स, आसिफ, वो मोहल्लों में इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। आसिफ, आप तो फैसल वाडा की बात कर रहे हैं, हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इसी लहजे में बात करते हैं। असल में इन लोगों का पेशा क्या है, ये मैटर नहीं, ये एक जहनीत है जो ताकतवर लोगों के कंधे पे बैठ के उछला करते हैं। इन लोगों की अपनी कोई फुटेज नहीं होती और ये चंद दिनों की चांदनी होती है, ये इस तरह की बातें कभी भी पसंद नहीं की जाती। ठीक है, तो खैर उन्होंने जो बातें की उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि जो PTI के या एक आम पाकिस्तानी को किसी को फैसल वाडा की बातें अच्छी लगी, जिस लहजे में वो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि आप छोड़ेंगे नहीं और ये होगा, पहले वो उनसे वैसे पूछा जाना चाहिए कि हु इज़ ही, किसके बिहाफ पे वो कह रहे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर उसका जवाब फिर जाहिर है सियासी जमात उसी सूरत उसी चोट के ऊपर देगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ से धमकियां दी जा रही हैं और दूसरी तरफ से मुज़ाकरात, तो क्या मुज़ाकरात होंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बहरहाल असम्बली में आज उन्होंने फिर बैरिस्टर गौर ने कोशिश की कि मामलात को संभालें। उन्होंने कहा जी कि हम तो रिहाई की बात करते थे, अब तो हम मुलाकात की दरख्वास्तें करते हैं। उन्होंने ये बात दोहराई, पहले भी कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फिर उन्होंने कहा जी कि आप हमारा अपोजिशन लीडर ही नहीं लगा रहे हैं, देखें हमने 74 बंदों ने साइन करके दिया हुआ है, हमारा अपोजिशन लीडर लगाएं, हमारा राइट है। और बाकी उसने कहा कि यार माइनस की बात ना करें, सियासत में तो मिल के बैठने की बात की जाए। अच्छा, यहाँ पे ये बात वैसे बैरिस्टर गौर साहब को इमरान खान साहब से पूछ लेनी चाहिए, क्योंकि खान साहब आज भी सियासी जमातों के साथ मिल बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो दूसरे स्टेक होल्डर्स को, और इसी वजह से वो बंद गली में कि वो बाकी सियासी जमातों को सियासी जमात नहीं मानते, उनको चोर और डाकू कहते हैं। हालांकि उनके ऊपर जो दोनों केस हैं 189 मिलियन वाला और तोशा खाने वाला, वो ना सिर्फ अदालतों में साबित हुए बल्कि उनकी कोई इखलाकी गुंजाइश ही नहीं थी।
कोई इखलाकी गुंजाइश नहीं है कि सरकार से सस्ता गिफ्ट लेके आप महंगा बेचें। अजी फलां भी बेचता रहा और कानून भी था, कानून हो, सब ने बेचे हो, आप तो बाकियों को चोर कहते हैं ना, आप उनकी फिर मिसालें चोरों की ना दिया। अच्छा आसिफ आगे बताएं ना। अच्छा फिर ये हुआ, स्पीकर ने कहा, स्पीकर मुस्कुरा दिए, स्पीकर ने कहा बात सुने गौर साहब, मैंने पहले भी एक दफ़ा रोल अदा किया था और मुझे बड़ी सुबकी उठानी पड़ी थी, और मैं अगर 4 कदम आगे आया था तो 10 कदम पीछे जाना पड़ा था आप लोगों के रवैये की। सरदार या सादिक, हाँ, उन्होंने कहा आप पहले इमरान खान साहब से पूछ लें, ये जो आप बातें करते हैं, मैं तो फिर भी तैयार हूँ, मैं रोल अदा करने के लिए तैयार हूँ, मैं हुकूमत से भी कहूँगा, मैं आप लोगों को बिठा दूंगा, लेकिन मसला ये है कि ये बातें आप पहले खान साहब से पूछ लें। मैं पहले एक दफ़ा इसकी जो है ना बड़ी उसकी हज़मियत उठा चुका हूँ, ये किरदार अदा करने की हज़ीमत उठा चुका हूँ। मैंने तो कोशिश पहले भी की, और अभी भी मैं ये समझता हूँ जो आप बातें कह रहे हैं कि सियासत में मिल बैठा जाता है, ये सारी चीज़ें, मैं इसका कायल हूँ, लेकिन आप अपनी लीडरशिप से भी ये पूछ लें और आप पहले ये फैसला कर लें कि आपने क्या, अगर आपने लड़ाई करनी है तो लड़ाई से तो कुछ हासिल नहीं होगा, और करते रहें अगर आपने करनी है तो। लेट्स सी, एक बैरिस्टर गौर भी, उन्होंने फिर साथ ये भी कहा कि मैं आपके पोजीशन लीडर के मामले को देख रहा हूँ, आपने कहा था मैटर कोर्ट में, अगर आप मुझे डॉक्यूमेंट देते हैं, टेस्टेड के ख़त्म हो गया केस, तो मैं नया पोजीशन लीडर नोटिफाई कर दूंगा। और वो एक दफ़ा फिर एक उन्होंने पेशकश की है कि सारी पोजीशन जो है वो बैठे और एक बात करें, लेकिन एजाज़ मुझे लग नहीं रहा बैठने वाली बात। देखें, एक तरफ से इतना गुस्सा है फैसल वाडा ने, जो उनका नहीं बात हो ही नहीं सकती, अब तो ये है कि सज़ाएँ होंगी, नाअहलियत होगी, और जो गिरफ्तार नहीं है वो गिरफ्तार होंगे, अब भी इनको रगड़ा लगेगा। अच्छा मैं अर्ज़ करूँ इस पे 2 बात। आसिफ मुझे जो लग रहा है ना आगे क्या होगा, एक तो जनरल फैज़ हमीद साहब के केस का फ़ैसला आ रहा है, वो आज कल में आ जाएगा, और ये मैं असेसमेंट दे रहा हूँ, अंदाज़ा दे रहा हूँ, ख़बर नहीं दे रहा हूँ। दूसरा 9 मई के बाकी मुकदमात हैं। मेरा ये ख्याल है, और मैं पहली दफ़ा मुमकिन सज़ा के बारे में बात कर रहा हूँ, आप कर चुके हैं, फ़खर दुरानी ने भी एक अंदाज़ा लगाया, आपका अंदाज़ा मुझे बड़ी उसमें वो रीजनिंग लगी, और फ़खर ने भी एक अपनी एक अंडरस्टैंडिंग दी। मेरा ये ख्याल है कि जो फैज़ हमीद साहब है ना, चूँकि ये सारा आपस में मिला हुआ है चीज़ें, फैज़ हमीद साहब के केस में मेरा ये ख्याल है कि उन्हें शायद सज़ाए मौत ना हो जाए। अमल दरामद की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, हो सकता है अनाउंसमेंट सज़ाए मौत की हो और बाद में उस सज़ा को कम कर दिया जाए, मेरी बात आप समझ रहे हैं। अच्छा, और उस सज़ा के बाद 9 मई के मुकदमे में खान साहब को भी सज़ा हो जाए, क्योंकि आपको पता है ना 9 मई का मुकदमा अभी बाकी है, अभी उसके ऊपर नहीं है, और जो जितने भी पेंडिंग केसेस जिस लीडर के बारे में हैं वो सारों पर अमल दरामद होना शुरू हो जाए, और शायद सख्ती इतनी हो कि बहुत सारे लीडर्स आपको पता है यहाँ से चले गए हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी कोई गिरफ्तारियों का सिलसिला ना शुरू हो जाए। दिस इज़ व्हाट इज़ माई असेसमेंट, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसे देखकर। अब मसले का हल क्या है? अगेन मसले का हल आसिफ ये है कि खान साहब के पास है, यानी कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना जी सबसे ज़्यादा पावर के पास सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कहता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी खान साहब के पास है, पावर की, ताकतवर की और कमज़ोर की। जब भी लड़ाई हुई, ये नॉन 6000 7000 साल जो तारीख है उसमें हमेशा ताकतवर ने कमज़ोर की पिटाई की है, कमज़ोर हमेशा हारता है, लेकिन कमज़ोर ने जब जब अक्ल फ़हम इस्तेमाल किया है उसने रास्ता निकाला और वो वापस अपनी जगह पे आया। स्पेस लेनी है खान साहब ने, तो मेरा ये ख्याल है, एक तो ये है कि जो बातें वो करते हैं और बिलखुसूस जो बैरून मुल्क बैठे हुए इनके लोग बातें करते हैं, वो बातें करते हैं, उससे नुकसान क्या होता है? ये जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं ना, बैरिस्टर गौहर, आमिर और बहुत सारे लोग जो वाकई इनके लॉयलिस्ट भी हैं, सलमान अकरम राजा, ये सारे ये लॉयलिस्ट हैं, पीटीआई और इमरान खान के लॉयलिस्ट हैं, इनकी स्पेस कम हो जाती है। सुहेल आफरीदी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, मैं नहीं समझता कि सुहेल आफरीदी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके नीचे उनका चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस या बाकी इंतजामिया उनकी बात भी सुनती है। ये दिस इज़ व्हाट इज़ माई अंडरस्टैंडिंग। तो स्पेस लेने के लिए खान साहब को मेरा ये ख्याल है कि एक तो ये है कि मेहरबानी करके ये जो ट्वीट्स करना बंद करें, अपनी स्पेस हासिल करना शुरू करें, और जो एक ओवरऑल पॉलिटिकल जो मैसेज है वो दें पॉजिटिविटी का, कि बाकी सारी सियासी जमातों के साथ मिलें। ये दिस व्हाट इज़ माय पॉइंट। इस पे लंबी बात हो सकती है। हाँ, लेकिन इसमें मेरा बुनियादी पॉइंट ये है कि मैं तो उन्हें बिल्कुल
इस पोजीशन में नहीं खुद को समझता कि हम सियासतदानों को कोई सजेस्ट करें, वो अपनी अपनी पॉलिटिक्स एक राय दे रहे हैं हम। एक जो बुनियादी उनकी सोच की अंदर मुझे एक कमी लगती है, वो यही लगती है, और हमेशा सियासतदानों ने पहले भी यही किया है कि जब भी मार्शल लॉ हुआ है या इक़्तिदार से बाहर हुए हैं तो वो इकट्ठे होते हैं तो स्पेस मिलता है। ऐसा ही है। खान साहब क्योंकि इकट्ठे नहीं हो रहे, क्योंकि वो किसी और को मानते ही नहीं हैं, स्टेक होल्डर ही नहीं मानते, तो इसलिए वो खुद भी बंद गली में हैं और उनको रास्ता भी नहीं मिल रहा। अगर वो अपना जो भी स्टांस है रखें, लेकिन सिर्फ सियासतदानों से मिलें जिन्हें वो चोर और डाकू कहते हैं और वो समझते हैं इनसे मैं मिला तो मेरी ऑडियंस शायद कम हो जाएगी, ये उनकी सियासत का अलमी है इस वक्त, क्योंकि जिनसे वो बात करना चाह रहे हैं वो उनसे बात नहीं कर रहे और सियासतदानों को वो स्टेक होल्डर नहीं मान रहे। लेकिन आसिफ, अभी तो सूरत हाल ये है कि वो नून लीग से भी बात करेंगे तो नून लीग उनसे बात नहीं करेगी, पीपल्स पार्टी से भी। मेरा नहीं ख्याल है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, देखें मेरी बात तो मुकम्मल करना। हाँ आपके पीपल्स पार्टी भी उनसे बात नहीं करेगी। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों जो हैं वो इस जो पावर हाउस का या ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उस अरेंजमेंट का हिस्सा है अभी दोनों, और वो कभी भी रावलपिंडी को नाराज़ करके इमरान खान के साथ नहीं बैठेंगे। लेकिन इमरान खान क्या कर सकते हैं? इमरान खान पॉजिटिव बयान जारी कर सकते हैं मौलाना फजल रहमान के बारे में, उनके बारे में अच्छी कोई बात कर सकते हैं, और बाकी जो पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं, इवन ANP, इवन नेम एनी अदर पार्टीज जो बेशक पार्लियामेंट में है या पार्लियामेंट में नहीं है, तो एक फ़िज़ा की बुनियाद रख सकते हैं और बाद में जब वो मौका मिला तो उनके साथ भी बैठ जाएं। देखें एजाज, जो एक बुनियादी बात है ना, ऐसा नहीं है कि नून लीग उनसे, आज स्पीकर ने जो दावत दी है वो किस ग्राउंड पे दी है? इससे पहले भी नून लीग, देखें मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, इन सबको पता है कि अल्टीमेटली हमें PTI का मुकाबला सियासी मैदान में ही करना पड़ेगा, ठीक है, जल्द या बदेर उन्हें इस चीज़ में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो सारी ज़िंदगी वर्का नहीं फटेगा, और ये चीज़ें तो चेंज होती हैं, हर कुछ अरसे के बाद ये चेंज होती हैं, यही सुन्नत है, ऐसा कभी नहीं रात सदा बादशाही तो खुदा की है ना। तो वो सियासी जमातें समझती हैं कि एक दूसरे से बैठते हैं, उसमें रास्ते निकलते हैं, एक दूसरे के को हम स्पेस देते हैं, भले मुखालिफ ही हो कुछ, लेकिन क्योंकि PTI का मसला ये कि रूल्स ऑफ गेम नहीं था इनके साथ, इन्होंने पहले फाउल खेला, इसी इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे बैठ के आके सियासी हुकूमत गिराने की नाकाम कोशिश की, 4 माह धरने दिए, फिर उसके बाद भी इन्होंने लॉकडाउन ये कर वो कर उस हुकूमत को डिस्टेबल किया, उसको चलने नहीं दिया, अदलिया साथ थी, फिर एक RTS बिठा के जो इनको एक निज़ाम चलाया गया उसमें भी ये फेल हो गए। अब जब ये जेल गए हैं तो ये चीखें मार रहे हैं और वो सारा, लेकिन बुनियाद इनकी फिर भी दुरुस्त नहीं है। आज तक वो बुनियादी जो इन्हें पट्टी पढ़ाई गई है वो उससे वो नहीं उतरे कि बाकी सारे चोर हैं, तो वो खामोश है, इसलिए आज बंद गली में। जब भी वो सियासी जमातों से हाथ मिलाएंगे उनके रास्ते खुलेंगे, ये हमारी राय है, हो सकता है वो इसको ना बाय करते हैं, ऐसा ही, लेकिन रास्ता यही है आगे जाने। मैं बिल्कुल इत्तेफाक। तो मेरा ख्याल है एक आपने कोई स्टोरी डॉक्टर साहिबा की बताई थी, वो क्या? आपको पता है कि जब भी कभी भी कोई खातून या कोई बच्चा या कोई और इस तरह के जो मार्जिनलाइज तबकात हैं हमारे, उनके साथ कोई जुल्म होता है, और पर्टिकुलरली जब वो इस्लामाबाद में या पिंडी में या बड़े शहरों में हो तो बहुत जिक्र किया जाता है, लेकिन जब सबब्स में हो तो उसका जिक्र नहीं किया जाता। एक बड़ा दर्दनाक वाक़या पेश आया है एबटाबाद में। वहाँ पर एक नौजवान डॉक्टर थी, उन्हें नामालूम अफराद ने इनिशियली अगवा किया, पता नहीं चल रहा था कि किसने अगवा किया है, फिर बाद में उनकी लाश मिली है, और जो कहानी है वो बड़ी दर्दनाक है। ये दो, जो इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 2 सहेलियों की कहानी है कि एक सहेली ने दूसरी सहेली को कोई सोना और नकदी वगैरह दी हुई थी और न जाने क्या हुआ। तो ये पूरी कहानी जो जानने के लिए हम तसद्दुक़ भाई से रब्ता करते हैं और जानते हैं क्या क्या कहानी है, तो वो तस्वीरें भी बड़ी तकलीफ दें। तो जी बताएं जी तसद्दुक़ भाई, क्या हुआ ये सारा वाक़या? एबटाबाद से पुरसरार तौर पर लापता होने वाली लेडी डॉक्टर जो कि 4 रोज़ कबल मुबैना तौर पर अगवा हुई थी, उनकी लाश आज एबटाबाद के करीब ठंडियानी के जंगल से बरामद कर ली गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एबटाबाद ने सहाफ़ियों को बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि अगवा होने वाली लेडी डॉक्टर और अगवा करनिंदगान के दरमियान लेन देन का कुछ मामला था, जिसमें 67 तोले सोने का मामला भी है। ये बताया गया पुलिस की जानिब से कि अगवा होने के आधे घंटे बाद ही लेडी डॉक्टर को कत्ल कर दिया गया था और उनकी लाश ठंडियानी के करीब वीराने में दफना दी गई थी।
गिरफ्तार मुलजमान जिनकी तादाद 3 है, उनमें एक खातून और 2 मर्द शामिल हैं, उनकी निशानदेही पर लाश बरामद की गई। एबटाबाद में हज़ारा में आज इंतहाई सोगवार दिन था, दिन भर एहतजाज जारी रहा। छोटे बड़े शहरों में डॉक्टर्स ने, पैरामेडिक्स ने, अवाम ने गम गुस्से का इजहार किया, सड़कें ब्लॉक की, जिसके बायस हज़ारा डिवीज़न में ट्रैफिक कई घंटे तक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक रही। इंतज़ामिया की जानिब से कोशिश की गई कि वो अवाम को मुंतशिर कर सकें, लेकिन अवाम का गम व गुस्सा बहुत ज़्यादा था। अभी तक की इतलात के मुताबिक एक खातून समेत 3 अफराद गिरफ्तार हैं, जबकि मरकज़ी मुलजिम की तलाश के लिए छापे जगह जगह पर मारे जा रहे हैं। इंतहाई दुख और अफसोस के साथ आज सारा दिन लोग इस हवाले से बात भी करते रहे और मालूमात हासिल करने की कोशिश करते रहे। अभी तक की तफसीलात ये हैं कि लेडी डॉक्टर के अगवा में मुलव्विस 3 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है और चौथे मुलजिम की तलाश जारी है, जिसके लिए पुलिस छापे मार रही है। कत्ल की जाने वाली लेडी डॉक्टर के पोस्टमार्टम किया जा रहा है एबटाबाद के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में, और वहाँ पर भी डॉक्टर्स की बड़ी तादाद मौजूद है। डॉक्टर्स की तंजीमों ने एहतजाज की कॉल भी दे रखी है और ये तवक्को की जा रही है कि कल भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज भी होगा और अलामती हड़ताल भी की जाएगी। इस वक्त तक की इतलात यही हैं एबटाबाद से कि ट्रैफिक बहाल हो चुकी है, एहतजाज ख़त्म हो चुका है और DPO एबटाबाद ने यकीन दहानी कराई है कि चौथे मुलजिम को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वेलकम बैक आसिफ। एज वी आर टॉकिंग, आप देखें ये जो तस्वीर है इतनी तकलीफ दे, और इस खातून के गालबन बच्चे भी हैं 2। मुझे तो देख के यार यकीन करें बड़ा ही दुख हुआ कि एक नौजवान औरत, उसके ख्वाब, डॉक्टर थी, पढ़ी लिखी थी, और पढ़ी लिखी औरत का इस सोसाइटी से चले जाना इतना बड़ा लॉस है। फैमिली का तो है ही है, सोसाइटी का बहुत बड़ा लॉस है। तो अफसोसनाक ही है। आज इस पे इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए और इसमें डेफिनेटली इसमें कानून को जो है वो इसमें एक्चुअल जो मुजरिम है उसको पकड़ना चाहिए ताकि इस तरह के वाक़े रोके जा सकें। और इस पे क्या और बात की। जी हाँ, जी हाँ। तो आज तो मेरे ख्याल में आसिफ यही है। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अगर कोई मालूमात हो तो talkshock777@gmail.com पे दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।